नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता। कमोडिटी राउंडअप में हमारी टॉप हेडलाइंस में आज यहां पर सोने और चांदी की डिमांड को लेकर है, जहां पर एक्सपेक्टेशन है कि नवंबर का महीना अब तक थोड़ा सा यहां पर सॉफ्ट रहा है, लेकिन जिस तरह से शादियों की शुरुआत हो चुकी है, यहां पर मांग आगे जाकर बढ़ सकती है। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर सोयाबीन एंड मील की, जहां पर चीन की तरफ से मांग के चलते हमने और भी सपोर्ट यहाँ पर सोया में आता हुआ देखा है, जहां पर प्राइसेस ऑलरेडी 15 महीने के हाईज पर कारोबार कर रहे हैं। सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं टल्ला ज्वेलर्स के ओनर अमन टल्ला, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से वंदना भारती एंड विजय सॉल्वेक्स के एमडी विजय दाता। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। और सोने चांदी की अगर यहाँ पर नंबर्स देखें तो ऑफकोर्स यहाँ पर एक मूवमेंट हमने ज़रूर आते हुए देखी है वंदना, लेकिन करंट लेवल से अब यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशन है, कहाँ देखती हैं ये साल खत्म होता हुआ और अगले साल के लिए अब क्या रेंज है सोने और चांदी दोनों में? जी मनीषा, ज्यादातर तो फंडामेंटल्स यहाँ पे ट्रिगर्स जो है वो पॉजिटिव है, और जिस तरीके से यूएस डेटा आने शुरू हुए हैं और डेटा यहाँ पे वीकर है, मुझे लग रहा है कि कल बाजार ने एक इंडिकेशन दिया है कि मैं लोअर साइड तो गोल्ड और सिल्वर दोनों ही गया, लेकिन स्टे नहीं किया वहां पे और रिकवरी आ रही है। तो आज के दिन भी मुझे लग रहा है कि अभी ये जो समय है यहाँ पे रिकवरी का ही रहेगा। गोल्ड में मुझे लग रहा है कि फिर से एक बार 4200 से 4250 इस साल हम आता हुआ देख सकते हैं। 4200 वाला जोन फिर से आ सकता है। अगर सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर भी मुझे लग रहा है कि एक बार अप्रोच करेगा $54 को, $54-55 को। अपने बाजार में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बारी फिर से 126 128 वाले जोन में जा सकता है, जबकि सिल्वर की बात की जाए तो 162 165 वाले जोन में जा सकता है। क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि बहुत सारा इतना कंफ्यूजन कभी भी फेड के इंटरेस्ट रेट कट को लेके नहीं होता था, लेकिन सरप्राइजिंगली एक इंटरेस्ट रेट कट अगर यहाँ पे होता है तो मेरे ख्याल से जो लास्ट लेग ऑफ जो ये 2025 रहेगा, इसमें एक पॉजिटिव रैली के साथ ये ईयर एंड हो सकता है। और अगले साल के लिए क्या देखती हैं? अगर किसी को इन्वेस्ट करना है यहाँ पर तो किस तरह के डिप्स देखें और क्या एक रेंज बन सकती है, क्योंकि इस साल सोने और चांदी दोनों की ही रेंज बहुत बड़ी थी। जी, अगले साल इतनी बड़ी रेंज मुझे नहीं लग रही है मनीषा यहाँ पे होगी। और इनफैक्ट अगर इंडस्ट्रियल डिमांड वीक हो रहा है तो थोड़ा बहुत मैंने देखा है कि सिल्वर पे भी इम्पैक्ट आया है। ओवरऑल ग्रोथ में 4% का डिक्लाइन आया, लेकिन सप्लाई साइड डेफिसिट यहाँ पे है। साथ में अगर गोल्ड को भी देखा जाए तो काफी ज्यादा स्ट्रैटेजिक कमोडिटी होती जा रही है। अभी इंडोनेशिया ने भी यहाँ पे एक्सपोर्ट पे थोड़ा मतलब लगाम लगाया। तो मेरे ख्याल से पॉजिटिव जो रिटर्न है वो तो यहाँ पे रहेगा। मुझे लग रहा है कि बिटवीन 12 to 20% का रिटर्न हम गोल्ड में आता हुआ देख सकते हैं। लेकिन सिल्वर मुझे लग रहा है कि काफी प्रॉमिसिंग कमोडिटी है। बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा इससे इंडस्ट्रियल डिमांड जो अभी फिलहाल कम हो रही है, क्योंकि जितने भी हैं एआई है 5G है, ये सब अभी बहुत एग्रेसिव सेक्टर माने जाते हैं। तो मेरे ख्याल से $65 to 70 यहाँ पे सिल्वर को सोच के चलना होगा। अगर गोल्ड की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि एक बार $4600 तक आ सकता है हमारा बाजार। अगर भारतीय रुपए में बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड की बात की जाए तो 1,45,000 से 1,50,000 तक का जो लेवल है वो आसानी से आता हुआ दिख सकता है। जबकि सिल्वर मुझे लग रहा है कि हो सकता है हम 2 लाख से लेके 2,10,000 तक के लेवल्स को 2026 में आता हुआ देखें। तो प्रॉमिसिंग दोनों कमोडिटी है, लेकिन चमक ज्यादा चांदी में रह सकती है। ऑल राइट, तो खरीदारी करके यहाँ पर काम करना है अगर आप निवेशक हैं, और सोने चांदी दोनों में आगे जाकर आपको बेहतर रिटर्न्स दे भी सकते हैं। अमन, आप कैसे देखते हैं इतनी ज़्यादा सोने चांदी में प्राइस वॉलेटिलिटी जो आती हुई नजर आई है, एज अ ज्वेलर आपके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट है? देखिए, इनिशियली Q1 और Q2 में वी थॉट कि डिमांड नहीं आएगी ड्यू टू फ्लड्स एंड वॉर इन जम्मू कश्मीर। दे वर वेरी स्लो क्वार्टर्स, बट Q3 में इट हैज़ बीन एन अमेजिंग रिटर्न। भर भर के शॉपिंग हुई है पैन इंडिया, एंड लोगों का जो ट्रस्ट है वो गोल्ड पे फर्दर इंक्रीज हुआ है, स्ट्रेंथन हुआ है, एंड पीपल आर लाइक दे आर जस्ट बाइंग गोल्ड एंड डायमंड्स। और आई सी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ड्राइव फर्दर। पीपल आर वेरी हैप्पी, एंड जो उनको इतना ज़्यादा ग्रोथ मिली है उनको पिछले 6-8 महीने में, इससे दे आर शिफ्टिंग फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स टू गोल्ड एंड फ्रॉम गोल्ड टू डायमंड्स। एंड आई सी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड कमिंग अप फर्दर ऑल्सो। अभी आगे 3-4 दिन में फिर से वेडिंग शुरू होने वाली है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, एंड पीपल आर लाइक बाइंग क्रेजी। हम्म अमन, जैसे आपने कहा चाहे वो गोल्ड है या फिर डायमंड है, दोनों की ही डिमांड यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है। गोल्ड समझ में आता है इन्वेस्टमेंट के तौर पर है, जहाँ पर डायमंड स्टडीड हो जाता है तो क्लियरली वो पहनने के हिसाब से या शादी के हिसाब से यहाँ पर होगा। लेकिन जिस तरह से पहले एक उम्मीद थी कि जिस तरह से प्राइसेस में बढ़े हैं, कैरेटेजेस में वेटेजेस में फ़र्क आता हुआ नजर आएगा, क्या वो दिखा है अब? देखिए, सबसे पहला डाउट था कि क्या लोग 22 कैरेट पे स्टिक करेंगे कि नहीं करेंगे। तो टचवुड अभी जितनी भी डिमांड आ रही है सारी गोल्ड ज्वेलरी की बात करें तो 22 कैरेट में आ रही है फॉर ब्राइडल। अभी भी लोग 22 कैरेट से 18 कैरेट में फॉर ब्राइडल ज्वेलरी शिफ्ट नहीं हुए।
व्हेन टॉकिंग अबाउट गोल्ड ज्वेलरी। गिफ्टिंग में डेफिनेटली बजट का कंस्ट्रेंट रहता है। जिसको बजट करना है, गिफ्ट करना है 50,000 का, उसका बजट 50 से 80 नहीं होगा। उस केस में पीपल आर शिफ्टिंग टू लाइट वेट ज्वेलरी। और इंटरेस्टिंगली पूरी की पूरी इंडस्ट्री ने बहुत सारी इनोवेशन करी है अभी, जिसके कारण सेम बैंगल जो पहले दिखती थी 100 ग्राम्स की, वो आज 40-50 ग्राम्स में आ रही है ड्यू टू न्यू अलॉयज, न्यू टेक्नोलॉजी, उसकी मजबूती को हर्ट किए बिना। पैरेलली व्हाट हैपेंड इज, क्योंकि गोल्ड इतना महंगा हो गया है, इसलिए बहुत सारी ज्वेलरी जब हम कंपेयर करते हैं गोल्ड वर्सेस डायमंड, तो आज डायमंड भी सेम बजट में आ रहा है। तो अगर किसी को एक पेयर ऑफ कड़ा लेना है 10 लाख का, तो ही इज गेटिंग वेरी गुड सेम पेयर ऑफ कड़ाज इन 10 lakhs इन डायमंड ऑल्सो। तो उससे क्या होगा कि जो लोगों की जो एक लॉन्ग लास्टिंग डिजायर थी कि हमें डायमंड पहनना है, हम नहीं पहन सकते बिकॉज महंगा है, वो आज सब पूरी हो पा रही है। बिकॉज डायमंड उल्टा 10-15% अफोर्डेबल कस्टमर को नजर आ रहा है। एंड ड्यू टू ऑल द सर्टिफिकेशन एंड एवरीथिंग, people are having now high trust on diamonds as well. So overall, I हम्म see a very good industry turn. हम्म अमन, अच्छे खासे इंपोर्ट्स भी यहाँ पर हुए हैं। अगर हम सितंबर अक्टूबर दोनों ही महीने देखें, नवंबर में एक्सपेक्टेशन ये है कि शायद एक गिरावट देखने को मिलेगी इंपोर्ट्स में, क्योंकि अच्छा खासा इंपोर्ट आके ऑलरेडी हो चुका है और शायद इस साल के हिसाब से हमने नंबर्स बेहतर देखे हैं। नवंबर की तैयारी यहाँ पर ज्वेलर्स कर चुके हैं। आगे जाकर दिसंबर, क्रिसमस, न्यू ईयर्स, आपको लगता है वो मांग भी अब पूरी है? एज अ ज्वेलर आपको लगता है और सोना अब यहाँ पर लेना होगा, इन्वेंट्री ली होगी या फिर रेडी हैं? देखिए, सबसे गोल्ड रेट इंक्रीज होने से सबसे बड़ा जो चेंज आया है, वो ये आया है कि कस्टमर का ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज बहुत बढ़ गया है। हम्म यहाँ पर लगभग लगभग 53% के आसपास हमारे को ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज आ रहा है। जिसका मतलब ये हुआ कि कस्टमर को बहुत हद तक ये फर्क नहीं पड़ रहा कि सोना घट रहा है या बढ़ रहा है, बिकॉज वो एक्सचेंज कर रहा है। तो एक्सचेंज इज ए वेरी वेरी बिग ड्राइवर इन द इंटायर कंट्री टुडे। और रही बात फर्दर गोल्ड परचेज करने की, तो डेफिनेटली येस, क्योंकि अभी अगले 20-25 दिन स्ट्रॉन्ग ब्राइडल सीजन रहने वाला है, और यहाँ पे इट्स ए गुड टाइम टू बाय। कहा जाता है कि मान्यता है कि इस समय इट्स ए गुड टाइम टू बाय। सो उस तरह से अगर हम देखेंगे तो वी स्टिल हैव टू मेंटेन आवर स्टॉक्स। और अगर एक पीस बिकता है तो हम एक रिफिल करते हैं, 100 बिकते हैं तो 100 रिफिल करते हैं। तो इट हैज़ टू बी ए स्ट्रॉन्ग बाय फ्रॉम आवर साइड एज ए जूलर टू इंश्योर कि हम चेंजिंग नीड्स को सेटिस्फाई भी करें और कस्टमर को कुछ नया नया दिखाएं। तो आई सी ए वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड। बट येस, क्रिसमस के अराउंड when it is holidays, so that last 15 days are always a little lean. So उसके लिए we have some special campaigns, lightweight solitaire campaigns we are starting on. सो वो सब चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी किस तरह से हम लास्ट के 15 दिन में हम कस्टमर्स को अट्रैक्ट करें। बट येस, ओवरऑल इट हैज़ बीन वेरी वेरी गुड ईयर। ऑलराइट अमन, एक फाइनल सवाल आपको जाने दें उससे पहले, आपको क्या लगता है सोने के प्राइसेस कहाँ जा रहे हैं? देखिए, अभी तो $4,090 चल रहे हैं। आई सी अ शॉर्ट टर्म $100, $150 करेक्शन इन नेक्स्ट 1 or 2 weeks। नेक्स्ट ईयर दिस इज श्योरली गोना बी $5,000 प्लस। तो 1.5 लाख प्लस होना होने ही वाला है। एंड इन 2 years 3 years टाइम इट इज गोना बी 2 lakhs। ऑलराइट अमन, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली तेजी यहाँ पर सोने में बरकरार रह सकती है। सभी का मानना है कि 1.5 लाख का सोना तो अगली दिवाली तक है ही, और उससे तेजी भी शायद यहाँ पर बनती हुई नजर आ सकती है। इंटरेस्टिंगली लोग यहाँ पर सोना खरीद भी रहे हैं, तो ज्वेलरी बाइंग यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग बनती हुई नजर आई है। चलिए, तो बात हुई सोने चांदी की। मेटल्स में वंदना क्या देखती हैं यहाँ से, क्योंकि जो मुनाफा वसूली आई है, क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या आपको लगता है कि जो बाकी का बचा कुचा 2025 है, सेल ऑन रैलीज की नीति अपनानी चाहिए? मुझे लग रहा है कि अब डेटा आने शुरू हो गए हैं मनीषा, तो मुझे लग रहा है कि एक थोड़ा सा एक प्रेशर जो है वो आता हुआ दिखेगा। हालांकि आज के दिन की बात की जाए तो 3 दिनों के फॉल के बाद एक रिकवरी आ रही है, बट ओवरऑल मुझे कॉपर में लग रहा है कि हल्की वीकनेस आ सकती है। 960 975 वाला जोन एक बार आता हुआ दिख सकता है। और इंडेक्स रिबैलेंसिंग का भी जब समय आता है तो उसका भी एक इम्पैक्ट आता है प्राइसेस पे। और एल्यूमिनियम में मुझे हल्की सी कमजोरी लग रही है, मुझे लग रहा है कि 260 255 आ सकता है। तो हल्का करेक्शन इन काउंटर्स में अभी आना चाहिए, और उसके बाद फिर बाइंग रिटर्न आएगी, क्योंकि जो डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, लेकिन सप्लाई साइड डेफिसिट जो है वो 2025 में हम लोगों ने आता हुआ देखा है। और खासकर कि एक इन्वेंट्रीज का बहुत बड़ा इस बार इशू रहा है कि एलबीएमए और शेफे में जितनी इन्वेंट्रीज नहीं है, वो कंबाइंड मतलब जितने इन्वेंट्रीज है उससे ज्यादा अभी कॉमिक्स में है। तो स्टॉक्स अवेलेबल है, लेकिन उनका जो कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही नहीं है। इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि हल्के करेक्शन के बाद कॉपर हो या जिंक हो, वहां पे एक बार फिर से बाइंग आएगी। तो करेक्शन पे यहाँ पे बाइंग की ही सलाह रहेगी बेस मेटल काउंटर में। नेचुरल गैस कैसे देखती हैं आप?
प्राइस में मुझे लग रहा है कि 985 के करीब अगर कॉपर आता है तो एक अच्छा सपोर्ट वहां पे है, एक बारी फिर से 1025 की तरफ जा सकता है। जिंक मुझे अच्छी कमोडिटी लग रही है, 308 3010 वाला लेवल मैं इसमें देख रही हूँ। जबकि अगर एल्यूमिनियम की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि रैली अब यहाँ पे ट्रांसफर हो सकती है फ्रॉम जिंक टू कॉपर टू एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे आप 282 285 वाला जोन आता हुआ देख सकते हैं, और मुझे लग रहा है कि प्रीमियम अभी भी हायर साइड है इन एल्यूमिनियम। वंदना, नेचुरल गैस में क्या रणनीति बनानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ सपोर्ट देखने को मिला है जैसा कि विंटर सीजन से पहले आता हुआ नजर आता है। जी मनीषा, ये सीजनैलिटी को बहुत अच्छे से फॉलो करता है, और मैं कहूंगी कि इन्वेंट्रीज और अगर हम टेम्परेचर को देखें तो काफी अच्छा ट्रेड कर सकते हैं, और अभी हीटिंग डिमांड इसकी बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल से फरवरी तक, यहाँ पे मैं बोलूँगी फरवरी तक मुझे लग रहा है कि ये जो अपसाइड जर्नी है इसकी ये कंटिन्यू रहनी चाहिए। हर डाउन साइड पे मुझे डिप आता हुआ दिख रहा है, और मुझे लग रहा है कि अगर इसकी बात की जाए तो $5 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, उसको ब्रीच करना चाहिए इस पर नेचुरल गैस को। $5 के बाद में से $5.6 भी आता हुआ देख रही हूँ 2015, या कह सकते हैं कि जनवरी 2026 में अपना बाजार एक बारी 425 से लेके 450 तक जा सकता है। तो क्रूड में जहां हम स्लगिश मूवमेंट आता हुआ देख रहे हैं, एनर्जी काउंटर के इस कमोडिटी में जो शाइन है वो वापस आ सकती है और भी। ऑल राइट वंदना, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, सोना चांदी सभी मेटल्स पे यहाँ पर अपनी राय भी देने के लिए। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो हमारे साथ होंगे विजय डाटा, एमडी विजय सॉल्वेक्स के। वेल, चीन में सरसों की मांग लगातार बढ़ रही है। नतीजा भारत का चीन को सरसों मील का एक्सपोर्ट में भारी उछाल। किस तरह से ये नंबर्स देखे जाने चाहिए, विजय सॉल्वेक्स के एमडी विजय डाटा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय जी नमस्कार। जिस तरह से चीन की मांग निकल के आ रही है, कैसे है फर्स्ट ऑफ ऑल वो नंबर्स, और किस तरह का इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पे देखते हैं उसका? देखिए मनुष्य जी, हुआ क्या है कि जब से ट्रम्प साहब आए हैं तब से उन्होंने इंडिया और चाइना को थोड़ा सा अलग एक कैटेगरी में डाल दिया है। उसका रीजन रहा है कि इंडिया और चाइना लगातार रशिया से क्रूड पेट्रोल बड़ी मात्रा में खरीदते रहे, और उसकी वजह से बहुत ज्यादा टैरिफ्स लगा दिए गए दोनों साइड से, चाइना की तरफ से विशेषकर। और चाइना ने एक कनाडा के ऊपर बहुत बड़ा टैरिफ 100% टैरिफ लगा दिया था रेपसीड मिल पर। उसकी वजह से कनाडा का रेपसीड मिल की सप्लाई रुक गई थी, और इस साल चाइना को और कोई रास्ता नजर नहीं आया इंडिया से खरीदने के अलावा। वैसे भी इंडिया के इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा है चाइना से। इंडिया का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशो देखें तो करीब 90-10 के करीब समझ सकते हैं। इसलिए इंडिया को वैसे भी गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डाला तो चाइना ने इंडिया के बास्केट को इस साल ओपन किया है, जो 12-13 साल से वो लोग नहीं खरीद रहे थे इंडिया से मस्टर्ड डीओसी, और उसमें भी सिर्फ 3-4 फर्मों को उन्होंने अलाउ किया हुआ है अभी तक। और हम इस साल और फर्में भी तलाश कर रही हैं कि हम चाइना को ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें, क्योंकि करीब देखें 15-20 साल पहले चाइना बहुत बड़ा मेजर बायर हुआ करता था इंडियन मस्टर्ड डीओसी का, जो 12-13 साल पहले किसी भी वजह से चाइना ने हमसे खरीदना बिल्कुल स्टॉप कर दिया था। इस साल ही ये अप्रैल से शुरू हुआ है, और इस साल बहुत अच्छा पिकअप हुआ है। एक साथ यही देखें तो पिछले साल जो 10-15 हज़ार टन था, इस साल करीब 6 लाख टन इंपोर्ट एक्चुअली ऑलरेडी चाइना कर चुका है, और लगता है ये स्पीड बढ़ती ही रहेगी, ऐसा लगता है। एंड इमीडिएट इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स में किस हिसाब से देखते हैं, क्योंकि अगर हम मील मार्केट देखें भारतीय, तो वो उसके नंबर्स थोड़े से ऑन द वीकर साइड ही रहे हैं। अब मस्टर्ड में जो ये उछाल आया है, और जिस तरह के हमने बहुत बेहतरीन नंबर्स आते हुए देखे हैं, जैसे आपने कहा, और कंपनीज बेहतर नंबर्स, बेहतर प्राइसिंग हम यहाँ पर आता हुआ देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि चाइना बहुत बड़ा बायर है डीओसी का, सभी चीजों का, मस्टर्ड विशेषकर, क्योंकि रेप डीओसी ये खरीद रहा था कनाडा से, और कनाडा से भी इनकी बात बन नहीं पाई है। चाइना इस बारे में डिसीजन थोड़े स्लो ले लेते हैं, तो मुझे लगता है कि इंडिया की डीओसी का काफी अच्छा मार्केट चाइना में रहने वाला है जी। ऑलराइट, ओवरऑल एक्सपोर्ट्स में एज ऑफ नाउ चाइना का क्या शेयर है, और कितना बढ़ता हुआ देखेंगे आप? पिछले अगर 6 महीने का देखें तो चाइना करीब 40-45% पे चल गया है इंडिया के टोटल इंपोर्ट पर, इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है उसका। और मुझे लगता है ये मेंटेन रहने वाला है, क्योंकि अभी और देश चाइना में तो टैरिफ लगा रखे हैं, और देशों ने नहीं लगा रखे हैं कनाडा के ऊपर, तो उनको सस्ता माल फिर कनाडा से मिल रहा है जी। विजय जी, साथ ही साथ इंडियन मार्केट्स में फिलहाल सरसों की प्राइसिंग आप कैसा देखते हैं, और जिस तरह से अब रबी के नंबर्स आने लगे हैं, वहां से क्या उम्मीद है? देखिए, शुरू में जब सोइंग शुरू हुई थी इस साल मस्टर्ड की, तो सोइंग बहुत अच्छी स्टार्ट हुई थी, लेकिन बाद में टेम्परेचर एकदम डाउन हो गए हैं,
और अब आकर के स्पीड सोइंग की थोड़ी स्लो हो गई है। और जो हम शुरू में सोइंग के एरिया प्रेडिक्ट कर रहे थे उसमें मुझे थोड़ा सा घटता हुआ नजर आ रहा है। हम पहले सोचते थे 10% से ज़्यादा शायद एरिया बढ़ेगा, लेकिन अब 10% भी अचीव करने में मुझे थोड़ी सी परेशानी नजर आ रही है। और हो सकता है ये 5 और 10 के बीच में, और हो सकता है 5 से भी नीचे ग्रोथ रह जाए। ऐसी अभी कुछ बहुत जल्दी है कहने का, लेकिन जैसे मौसम बहुत अच्छा ठंडा हो गया है तो इस समय जर्मिनेशन में बड़ी प्रॉब्लम होगी आगे आगे चल करके। तो और बहुत बड़ा एरिया गेहूं और चने ने ले लिया है ऑलरेडी। और मुझे लगता है कि काफी एरिया शायद मस्टर्ड का कहीं गेहूं में नहीं शिफ्ट हो गया हो, इसलिए मुझे अब डाउट हो रहा है इन नंबर्स पे कि बहुत ज्यादा इंक्रीज हमें मिलने वाला है मस्टर्ड के सोइंग एरिया में। ऑलराइट, और इसका इम्पैक्ट प्राइसेस पे क्या देखेंगे? प्राइसेस तो देखिए नेक्स्ट ईयर की क्रॉप पर रहेगा। इस साल तो अभी 3-3.5 महीने तो हमको पुराने स्टॉक से ही काम चलाना है। ऑलरेडी कुछ तेजी आई है, लेकिन अब बाजार यहाँ पे रुक जाना चाहिए। अब जो माल है, क्यों नाफेड और हाफेड वगैरह भी माल छोड़ रही है रेगुलर, तो मुझे लगता है कि बाजार यहीं पड़े रहेंगे। लेकिन अभी घटने को भी ज्यादा नहीं है। जब तक नई फसल का दबाव आएगा तो ही बाजारों का दिशा तय होगी। उस समय मार्केट इंटरनेशनल क्या चलते हैं, दोराब साहब तो कुछ और बोलते हैं, पाम ऑयल में बहुत तेजी बोलते हैं तो उसके बारे में अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। फॉर द टाइम बिंग मुझे लगता है अगले 2 महीने तक सरसों के तेल में और सरसों सीड में बहुत ज्यादा घटने को नहीं है। बाजार यहीं रहने चाहिए। एक फाइनल सवाल, और विजय जी, पिछले साल के कंपैरिजन में इस वक्त सरसों के प्राइसेस कितने ऊपर हो चुके हैं? पिछले साल के मुकाबले देखें तो तेलों के भाव लगभग ठीक है, समान से ही है, कोई विशेष बात नहीं है। सरसों का तेल देखिए जी, बात यह है कोल्ड प्रेस्ड ऑयल की इंडिया में पूरे में बहुत अच्छी डिमांड रहती है और ये प्रीमियम लेने लगा है। और अभी तो पिछले कुछ दिनों से मैंने देखा ग्राउंडनट ऑयल की भी, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल की बहुत अच्छी डिमांड आ गई है और ग्राउंडनट ऑयल भी काफी अच्छा इंप्रूव हो गया है। तो इंडिया में जो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स की डिमांड है वो रिफाइंड ऑयल के मुकाबले वो काफी अच्छी मेंटेन हो गई है। तो ये मार्केट रहने वाले हैं और मस्टर्ड की प्राइसेस भी ठीक ही रहने वाली है। जी सर। विजय जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और तमाम डिटेल में मील पर, बुआई पर और ऑफ कोर्स प्राइसेस पर भी हमारे साथ चर्चा करने के लिए। वेल, इसी के बाद अब हम बात करेंगे। CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर। वेल, क्रिप्टो मार्केट्स में आपको बता दें कि बाजार में गिरावट का दौर अब भी यहां पर जारी है और पिछले 6 हफ्ते में मार्केट कैप करीबन $1.2 ट्रिलियन यहां पर घटा है। रिकॉर्ड ऊंचाई से हमने बिटकॉइन में करीबन 30% की गिरावट आते हुए देखी है। बिटकॉइन का रिकॉर्ड अक्टूबर में $126,000 था। यहां से हमने प्राइसेस में करीब $100,000 की गिरावट बनते हुए देखी। प्राइसेस $90,000 के भी यहां पर नीचे आते हुए नजर आए हैं और मार्केट्स को लगता है कि कुछ और मुनाफा वसूली बड़ी सी देखने को मिल पाएगी, लेकिन ये शायद खरीदारी के मौके हैं, ऐसा काफी सारे लोग और कंट्रीज भी कहती हुई नजर आई हैं। कुछ एक आपके सामने रखते हैं। एल साल्वाडोर एक ऐसी कंट्री है जहां पर लगातार उन्होंने बिटकॉइन खरीदा है। देश ने यहां पर $100 मिलियन बिटकॉइन खरीदे हैं। एक दिन में ही 17% का यह इजाफा उन्होंने आता हुआ देखा है अपनी होल्डिंग में। अगर देश का ओवरऑल क्रिप्टो रिजर्व देखें तो वो $688 मिलियन का है और उनकी होल्डिंग अगर बिटकॉइन में देखें तो वो 7,474 बिटकॉइंस एज ऑफ नो यहां पर ये होल्ड करते हैं। एल साल्वाडोर के प्रेसिडेंट का मानना है कि जो गिरावट है वो खरीदारी के काफी अच्छे मौके हैं। कुछ इसी तरह की स्टेटमेंट हमने माइकल सेलर जो स्ट्रैटेजी से हैं उनकी तरफ से भी आते हुए देखी है। उनका मानना है कि 2026 में बिटकॉइन यहां पर $200,000 का बन सकता है और अगर 4 से 8 सालों की बात की जाए तो ये $1 मिलियन का भी हो सकता है। इसके अलावा बिटकॉइन में किस तरह की तेजी है इसका अनुमान स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने भी लगाया है। उनका मानना है कि $300,000 2026 के अंत तक आ सकता है। बर्नस्टीन का मानना है कि 2026 की शुरुआत में ही हम यहां पर $200,000 बनता हुआ देखेंगे। जेपी मॉर्गन की भी एक रिपोर्ट आई है, 170,000 उनका भी अनुमान है। फंड स्ट्रैट काफी पॉजिटिव है, उन्होंने कहा है कि 5 सालों में $500,000 हम यहां पर बिटकॉइन में बना सकते हैं। CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर।